हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल वी आर फिट। मैं हूं राज वालिया और आज हम आ गए एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो मेहनत करते जाते, इम्पैक्ट क्रिएट करते, लेकिन कभी फल के बारे में नहीं सोचते। आज हम एक ऐसी ही पर्सनालिटी से, ये पर्सनालिटी यूट्यूब पे बहुत बड़ा नाम है, इनकी ऑलरेडी 2 चैनल यूट्यूब पे है जिनके ऑलमोस्ट 5 लाख सब्सक्राइबर्स है एक चैनल पे। उनके साथ हम आज एक सेशन करेंगे जिसमें हम उनकी जर्नी के बारे में डिटेल में जानेंगे। उन्होंने कैसे स्ट्रगल फेस करते करते, चैलेंजेस फेस करते करते इतने बड़े बड़े चैनल्स खड़े कर दिए और कैसे उन्होंने अब एक इम्पैक्ट क्रिएट करने का सोचा और पूरे यूट्यूब को और पूरे इंडिया में आज वो फ्री एजुकेशन दे रहे हैं। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं दिनेश सर से, जो बहुत ही बड़ा नाम है एजुकेशन इंडस्ट्री में, इंडिया में, महाराष्ट्र में स्पेसिफिकली। और उसके साथ साथ बोर्ड एग्जाम्स भी चालू है, 12th और 10th की बोर्ड एग्जाम्स भी है। तो अगर आप 10th या 12th स्टैंडर्ड के बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हो या दे रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखना। दिनेश सर के बारे में जानना है तो भी इस वीडियो को पूरा देखना। और अगर आपको स्ट्रेट अवे उनकी टिप्स एंड ट्रिक्स जाननी है एग्जाम्स को लेके तो इस टाइम स्टैम्प पे क्लिक कीजिए। स्टे ट्यून्ड, विल बी राइट बैक विद सर। दिनेश सर, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी कि आप इस चैनल पे आए हो। सबसे पहले अ ह्यूज थैंक यू। धन्यवाद राज भाई, थैंक यू। क्या बोल रहे यार, हम लोग ऐसा एक फ्रेंड है, लद्दाख ट्रिप पर हमारी मुलाकात हुई थी। ये राज वालिया मतलब बहुत ही बेहतरीन पर्सनालिटी है एंड इनके साथ मैंने 10 दिन गुजारे हैं लद्दाख में। काफी मजा आया था एंड मिलते रहते हैं हम लोग। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने कहा कि हम लोग बातचीत करना चाहते हैं, इंटरेक्शन करना चाहते हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है जिसमें मुझे अपने आप को पहले इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, बिकॉज ऐसे सारे व्यूज आने वाले हैं जो ऑलरेडी आपको जानते रहेंगे, बिकॉज आप बहुत बड़े नाम हो यूट्यूब पे। ऐसा कुछ नहीं है, जैसे आप हैं, हम ह्यूमन बीइंग ही हैं। बट पिछले 4-5 साल में ऐसे हो गया है कि मैं किसी काम को करते चला गया एंड लोग पहचानते चले गए। तो अब बहुत ही ज्यादा मतलब 1 मिलियन से भी ज्यादा लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं एजुकेशन फील्ड में। तो सर जैसे आपने 1 मिलियन का नाम दिया, मैं वही चाहता हूँ कि अगर कोई भी जगह पे आपको कोई इंट्रोड्यूस करने को बोले तो आप अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करोगे? इंट्रोडक्शन के लिए तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि मैं एक टीचर हूँ, पहले से ही टीचर हूँ। जब से मैंने अपना करियर स्टार्ट किया काफ़ी स्ट्रगल किया मैंने अपने लाइफ में, नॉलेज गेन किया, एजुकेशन लिया, काफ़ी डिग्री ली एंड बस ऐसे बोल सकता हूँ कि यार आज मुझे प्राउड फील होता है कि मेरी वजह से बहुत से ऐसे जो बच्चे हैं जो एजुकेशन से वंचित रह सकते थे, शिक्षण से, उन तक मैं पहुंचा हूँ एंड बहुत से बच्चे फ्री एजुकेशन ले पा रहे हैं। काफ़ी लोगों की जिंदगी में बदलाव आया है मेरी वजह से। एग्जैक्टली जैसे आपने फ्री एजुकेशन कहा, मैं आपको बता दूं दैट दिनेश सर की 2 बड़ी चैनल है जिसमें ऑलमोस्ट 5 लाख सब्सक्राइबर्स अप्रॉक्स काउंट्स है उनके। और सर दोनों ही चैनलों पे कंप्लीटली फ्री नॉलेज और कंप्लीटली फ्री एजुकेशन भी देते आ रहे हैं। सर कितना साल हो गया एजुकेशन? ये अप्रॉक्स 2018 से मैं ऑनलाइन आया हूँ, ऑफलाइन तो काफ़ी सालों से कर रहा हूँ, 2004 से। बट एक टाइम आया था 2016 के बाद जब जियो वगैरह आ गया, सभी लोग ज़्यादातर डिजिटली ऑनलाइन हो गए एंड फिर कहीं ना कहीं ऐसे महसूस हुआ कि यार ये सारे एंड्रॉयड मोबाइल्स एंड डेटा आ गया है तो ऑनलाइन में भी स्कोप है। ऑनलाइन की वजह से हम ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। उसके पहले हमारी जो भी नॉलेज देना था या सिखाना था या रीच, एक क्लासरूम तक लिमिटेड होता था। बट उस समय भी लोग बहुत ये करते थे 2017-18 में कि ये सब क्या कर रहे हो, तुमको कौन देखेगा। हाँ, तो मतलब डेटा इतना भी सस्ता नहीं था, लेकिन जियो के आने की वजह से एक रिवोल्यूशन भी हो गया था। बट सबको सब कुछ चीजें मिल ही रही थी, कॉलेज में या स्कूल में या ट्यूशन कोचिंग क्लासेस में बच्चों को सब मिल ही रहा था। लेकिन फिर भी बहुत से लोग ऐसे थे जिनको कुछ नहीं मिल सकता था पैसों की कमी की वजह से। तो हमने सोचा कि चलो ऐसे बच्चों तक पहुंचा जाए। तो ऐसे करके शुरुआत हुई थी। शुरू में तो मुझे कुछ नहीं आता था कैमरा हैंडल करना, माइक, एडिटिंग, कैसे वीडियो अपलोड करना है। बट बहुत सारी गलतियां होती थी, लेकिन हमने कोशिश किया मोबाइल यूज करके, मोबाइल से शूट करके, फिर माइक यूज करके एंड हम कोशिश करते गए, करते करते हम सीखते भी गए। राइट। और आपको बता के खुशी होगी कि आज हम इस लेवल तक आ गए हैं कि जैसे प्रोफेशनल एडिटर्स होते हैं, स्टूडियोज होता है, वो सारी चीजें हमारे पास हैं। अभी हम आप ही के स्टूडियो में और मैं देख रहा हूँ यहाँ पे। हाँ, अमेजिंग। ये सब कैसे होता है ना कि स्टेप बाय स्टेप हुआ है। अचानक हमने चीजें हायर नहीं की और ना तो कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, खुद से ही सीखते गए और जैसे जैसे जरूरत पड़ती गई कि अरे हमें ये करना चाहिए तो ये कैसे होगा। और वो भी यूट्यूब से ही सीखा कि यूट्यूब पर बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, आप खुद भी सीख सकते हैं।
लेकिन बस वही है कि उसमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, बहुत बार गलतियां होती हैं, चीज़ें बिगड़ जाती हैं, फिर आप उस पर मेहनत करते हो, फिर आप सीखते हो कि ऐसा करना नहीं ऐसे चाहिए, नहीं नहीं तो गलत चाहिए, होता है। राइट। तो ऐसे करते करते आज काफ़ी ज़्यादा हमारे पास जो हम बोल सकते हैं इक्विपमेंट्स रिसोर्सेज है, है, रिसोर्सेज इक्विपमेंट है, है। सही है। सर वही जैसे आपने कहा कि ऑफलाइन पहले आप पढ़ाते थे, फिर 2018 के बाद आपने ऑनलाइन शुरू किया। तो सर ये जो आपने स्ट्रगल वर्ड यूज़ किया कि बहुत स्ट्रगल था, जर्नी बहुत ही डिफिकल्ट होगी ऑब्वियसली, तो ये फेज के बारे में थोड़ा डिटेल बताएंगे सर, कैसे ऑफलाइन से ऑनलाइन? जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2018 में सब स्टार्ट होने के बाद मेरे ही जो कलीग्स थे वो मुझ पर हंसने लगते थे, क्योंकि मैं अगर कोई गाइडेंस वीडियो दे रहा हूँ या एडमिशन प्रोसेस में मदद कर रहा हूँ बच्चों को ऑनलाइन तरीके से, या मैं कोई मैथ्स के शॉर्टकट्स बता रहा हूँ या वैदिक मैथ्स बता रहा हूँ, तो हंसते थे, ये सब क्या फालतूगिरी कर रहे हैं, चुपचाप से पढ़ाओ, काम धंधा, इतना अच्छा जॉब है वगैरह। और आप ऑडियंस को बता दूं, मैं खुद गवर्नमेंट जॉब में हूँ, एज ए टीचर हूँ, एंड मैं पढ़ाता हूँ, तो मुझे बाकी टीचर्स की तरह कोई ज़रूरत नहीं थी इतना स्ट्रगल करने की, स्ट्रगल जैसे करने जिसके पास की। कुछ नहीं है वो करते हैं। बट मैंने ऑलरेडी स्ट्रगल करके एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर रखी है पहले से। लेकिन वो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता था कि मैं अपना 100% कैसे दे ज़्यादा लोगों तक, लेकिन फिर ये मुझे एक जरिया मिला था यूट्यूब। तो ये यूट्यूब में आने के बाद बहुत से मतलब मजाक भी उड़ाए गए कि ये सब क्या कर रहे हो। एंड मैंने जब लेक्चर देना चालू किया, पढ़ाना चालू किया, तो अब यूट्यूब पे कोई मुझे पैसे क्यों देगा, राइट। कोई आएगा तो जैसे एंटरटेनमेंट के लिए आते, मूवी देखने के लिए, कॉमेडी देखने के लिए, तो वैसे। लेकिन फिर उसके लिए भी लोग नहीं आते थे, लेकिन जो नीडी थे आते थे, 50-100 लोग देखते थे, 200 लोग देखते थे, तो वो भी एक तरह से मोटिवेशन होता था। उसके बाद भी मतलब जो हमारे फील्ड के लोग होते थे वो हंसते थे कि मतलब ये सब क्या कर रहे हो। लेकिन क्या हुआ कि जैसे एक फेज आया 2019 तक, कोविड के सब पहले की बात कर रहा हूँ, कोई जरूरत नहीं थी ऑनलाइन एजुकेशन की, क्योंकि सब कुछ ऑफलाइन मिल रहा था, सब स्कूल मिल रहा है। कॉलेज खुले थे वगैरह। लेकिन उस टाइम हमने स्ट्रगल किया, एक फेज आया कि 1000, 2000, 3000 लोग फॉलो करने लगे, सीखने लगे, जो नीडी लोग थे। तो फिर कुछ लोगों को बुरा लगने लगा कि ये क्या कर रहे हो, जो मुझसे जुड़े लोग थे, टीचर्स एंड ऑल, कि ऐसे तुम्हारी वैल्यू कम हो जाएगी, ऐसा उन्होंने मुझे बोला। तो मैंने कहा ठीक है ना, कम हो जाने दो। मैंने कहा किस मामले में वैल्यू कम हो जाएगी, तो उनका कहना था कि वैल्यू इसलिए कम हो जाएगी कि आपके पास कोई पैसा दे के पढ़ना नहीं आएगा, क्योंकि आप फ्री में पढ़ा फ्री रहे हो। में पढ़ा रहे तो मैंने बोला कि मैं पैसे के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं फ्री में इसलिए पढ़ा रहा हूँ, मुझे अच्छा लगता है, पैसे के लिए मेरा जॉब है, वहां से मेरा घर चलता है। हो, राइट। तो उस चीज को सोच के मैंने किया। एंड पहले मैं कोचिंग क्लास भी चलाता था, एंड काफी स्ट्रगल सुबह से लेकर रात तक करता था। लेकिन फिर एक टाइम पर मुझे महसूस हुआ कि अगर मुझे फुल फ्री कोचिंग करनी है यूट्यूब पर, तो टाइम निकालना पड़ेगा। बराबर। तो मैंने वो एक रिस्क लिया, सारी कोचिंग बंद की, हमारे पास बहुत बड़ा स्टाफ था, कि नहीं अपने को यूट्यूब पे करना है, फ्री में करना है। एंड करते करते 2019 2020 के जनवरी फरवरी तक काफी चीजें सीख चुका था मैं। बहुत बार तो हम कैमरा फेस करने को ही डरते हैं, डरते। तो वो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया 1-1.5 साल में। काफी बच्चे भी जुड़ गए थे 2019 तक, तो थोड़ा सा एक मोटिवेशन मिल गया था। इतने लाखों में तो नहीं थे, बट 10-15 हजार तक तो बच्चे में फॉलो करते थे, वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि मैं 10 लाख से भी ज्यादा बच्चों तक पहुंच पाऊंगा। एंड बाद में ऐसा कुछ हुआ, कोविड आने के बाद तो दुनिया ही बदल बदल गई। गई। आपने यूट्यूब स्टार्ट किया, 0 सब्सक्राइबर जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमारे लिए 1000 फिगर बहुत बड़ा होता है। फिर 1000 के बाद 10,000 होता है, 10,000 के बाद लाख। आपने तो अभी सारे माइलस्टोन्स धीरे धीरे आप एवरीडे अचीव कर ही रहे हो। जब मैं देखता हूँ बहुत सारे वीडियोस ट्रेंडिंग 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 ऑल ओवर महाराष्ट्र, ऑल ओवर इंडिया। सो वो जर्नी में वो फीलिंग कैसी रहती है सर, 0 से 1000 की, 1000 से 10,000 की, फिर लाख? इसमें दो चीजें होती हैं कि कभी कभी क्या होता है कि अगर कोई यूट्यूब पर काम कर रहा है, कोई यूट्यूबर हो या टीचर हो या कोई भी हो, तो एक ऐसा बंदा होता है जिसको रातों रात सक्सेस मिल जाती है, अगर राइट। उसका कोई कंटेंट वायरल हो गया तो उसमें क्या होता है कि वो वायरल हो गया अचानक से, समझो 10,000 से 2-3 लाख सब्सक्राइबर हो गए, तो एक अच्छी बात है उसके लिए। लेकिन एक दूसरा टाइप के यूट्यूबर्स होते हैं या टीचर्स होते हैं या जो भी हम बोले, उन्होंने मतलब बूंद बूंद से सागर भरा होता है, राइट। कोई चीजें वायरल नहीं होती है। तो मैं दूसरे कैटेगरी में आता हूँ। मैंने 4-5 साल लगातार मेहनत की। मैंने अपने सब्सक्राइबर्स नंबर में बोलो या हमारे स्टूडेंट्स की फैमिली में बोलो, कोई बड़ा जंप नहीं देखा। हमने 100 सब्सक्राइबर जिस रात हुए थे, उस रात बड़ी खुशी हम मना रहे थे, केक कट किया था। आज भी मुझे याद है कि वो जून 2018 का महीना था, जून 2018, एंड हमने केक कट किया था, हमने सेलिब्रेशन किया था कि 100 सब्सक्राइबर हुए।
लेकिन बाद में थोड़े ही पल में वो खुशी का माहौल दुख में बदल गया जब एक सब्सक्राइबर ने अनसब्सक्राइब किया, 99 हो गए। फिर हमने बोले अरे हमने 100 सब्सक्राइबर सेलिब्रेट कर लिया और 99 हो गए। फिर वहां पर एक सीख मिली कि कभी भी छोटी सफलता हो या बड़ी हो उसे बहुत जल्दी सेलिब्रेट नहीं कर लेना चाहिए। पहले चीजों को और अच्छे से करो। एंड फिर सुबह 100 हो गए, फिर उसके बाद मैंने सेलिब्रेशन बंद कर दिया। अच्छा, कि आप काम करते रहो, नंबर्स पे ध्यान मत दो। फिर वो 100 से 1000 हुए, काम करते गया मैं, 1000 से 10,000, 10,000 से फिर 1,00,000 हुए। एंड फिर वो धीरे धीरे होने की वजह से बहुत बड़ी अचानक से जो खुशी मिलती है ना, सरप्राइज, वो नहीं था। क्योंकि मैं मतलब स्लोली स्लोली बच्चों तक पहुंच रहा था। फिर मुझे एक टाइम पर ऐसा महसूस हुआ कि यार बच्चों को गाइडेंस दे रहे हैं, फिर लेक्चर भी देना है बच्चों को, मतलब करियर गाइडेंस की बहुत जरूरत होती है। फिर सिर्फ करियर गाइडेंस ही ना हो के एग्जाम का गाइडेंस हो गया। फिर एडमिशन प्रोसेस आजकल सब ऑनलाइन हो गए, पेरेंट्स को समझता नहीं है बच्चों को, तो वहां पर कैसे बेस्ट कॉलेजेस में जा सकते हैं, इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, या 11th 12th, तो सारी चीजें। तो इतनी सारी चीजें अगर हम एक ही चैनल पर देते हैं तो बहुत से जो नीडी स्टूडेंट है जिनको सिर्फ सीखना है वो उन्हें वीडियोस नहीं मिलते हैं, मिस हो जाएंगे या शायद। जिनको गाइडेंस चाहिए वो लेक्चर्स के नोटिफिकेशन जा रहे हैं। राइट। तो मुझे बहुत तकलीफ होने लगी कि मैं क्या करूं। तो मैंने फिर दूसरा चैनल, एक चैनल दिनेश सर मेरा चल रहा था जहां 1,00,000 सब्सक्राइबर हो गए थे, तो मैंने दूसरा चैनल चालू किया। मैंने अब दूसरी जगह पर पढ़ाऊंगा ताकि जिसको नीडी स्टूडेंट है वहां पढ़ना है तो वहां पे पढ़ो। ये मैंने कभी वो नहीं सोचा था कि ये भी बहुत ऊंचाई पे चला जाएगा। कुछ लोग बोलते थे कि आपका एक चैनल बहुत बड़ा है तो वहां से आप स्टूडेंट्स को डाइवर्ट करके दूसरे चैनल पर ला सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्योंकि कोई भी आपके चैनल पर आता है वो आपके चैनल को तभी सब्सक्राइब करेगा जब उसे लगेगा कि इस चैनल से मुझे वैल्यू मिल रही है या मुझे जो चाहिए वो इस चैनल से मिल रहा है। वो कोई भी। तो दूसरा चैनल भी अपने दम पर आज 5 लाख होने वाला है। पहला चैनल 5 लाख क्रॉस हो गया। फिर मैं सिर्फ 11th 12th को पढ़ाता था, जिसके लिए मैंने जो हमारा दिनेश सर लाइव स्टोरी चैनल चालू किया था। और मेन चैनल हमारा दिनेश सर है, एंड दोनों मिला के 10 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। फिर स्कूल के बच्चों की बहुत डिमांड आने लगी, 6, 7, 8, 9, 10 की हमारे लिए भी कुछ कीजिए। तो हमने उसके लिए एक तीसरा चैनल स्टार्ट किया जहां पर स्पेशली स्कूल की, क्योंकि ये स्पेसिफिक होना चाहिए चैनल, राइट, उसका नीश जो है। तो वो भी 50,000 क्रॉस हो चुका है, सून वो भी 1 लाख हो जाएगा। मतलब कभी सोचा नहीं था कि इतना होगा, लेकिन हो रहा है और लगातार मेहनत करने की वजह से। फ्यूचर क्या है आपके चैनल का? फ्यूचर चैनल का ये है कि अगर कोई बंदा 11th 12th में है और वो चाहता है कि मुझे फ्री कंटेंट मिले और मेरे पास पैसे नहीं है, मैं सीखना चाहता हूँ, बड़ी कोचिंग लाखों रुपए देके नहीं लगा सकता, क्योंकि मैं स्पेशली साइंस सेक्शन को सिखाता हूँ, मैथ्स। तो ऐसे में होता क्या है कि साइंस सेक्शन की फीस जो 11th 12th और एंट्रेंस की 2 से 3 लाख 4 लाख तक होती है। तो जो कैपेबल है वो कर लेते हैं, जो नहीं है वो नहीं कर पाते। अब मेरी रीच पहले मुंबई तक थी, अब पूरे महाराष्ट्र के 36 जिलों में। महाराष्ट्र के गांव गांव में ऐसे भी बच्चे हमसे जुड़े हैं जिनके खाने के भी प्रॉब्लम्स है, मोबाइल तक नहीं होते हैं, फिर भी वो कैसे कैसे एक मोबाइल का उन्होंने जुगाड़ किया। और उनके पेरेंट जो है वो डेली वेजेस पे काम करते हैं। राइट। तो ऐसे बच्चे इतनी फीस भर के हाई क्वालिटी एजुकेशन नहीं ले सकते। तो हमारा मोटो वही है कि गाँव के ऐसे ऐसे बच्चों तक पहुंचे। तो मैंने इस मोटो से जो काम चालू किया उसका फायदा आज वो बच्चे भी ले रहे हैं जो शहरों में रहते हैं, लाखों रुपए भर के कोचिंग करते हैं और वहां नहीं समझता करके मुझे देखने आते हैं। फिर इसके साथ स्कूल लेवल में भी तीसरा चैनल है जो दिनेश सर स्मार्ट स्टडी की, वहां पर जो 9, 10th के भी ऐसे कोई बच्चे हो, 8th के, उनको भी अच्छा कंटेंट मिले। तो ये मोटो। अब यहाँ पर मुझे बहुत बड़ी दिक्कत आने लगी थी क्योंकि मैं सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पे फोकस कर रहा था, मैथमेटिक्स। तो हमारा मोटो यहाँ डिस्टर्ब हो रहा था कि आप चाहते तो है कि सभी बच्चों को फ्री एजुकेशन मिले, लेकिन सिर्फ एक सब्जेक्ट ही आप दे रहे हैं, तो बाकी सब्जेक्ट का क्या? तो मैंने कोलैब करना चालू। महाराष्ट्र के ऐसे जो टीचर्स जो मेरी ही तरह स्ट्रगल कर रहे थे और बच्चों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, तो मेरे पास बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स आ चुके थे और आ रहे थे। तो मैंने ऐसे टीचर्स ढूंढना चालू किया, बहुत से टीचर्स से बात की। उसमें भी टीचर्स 2 टाइप के निकले। एक वो कि ये सब करने में मुझे क्या मिलेगा, राइट। तो मैंने बताया कि आपको अपने चैनल पे ही पढ़ाना है, मैं खुद प्रमोट करूंगा, आपके चैनल की रीच बढ़ाऊंगा, आपको बच्चों को कंटेंट देना है, जो फायदा होगा आपके चैनल के थ्रू जो होगा वो आपको होगा, मैं आपको कुछ नहीं दूंगा। बराबर। लेकिन वो एक मतलब 2 टाइप के टीचर होते हैं, एक जिनमें लालच होता है। लेकिन काफी मेरा टाइम वेस्ट हुआ, काफी टीचर से इंटरेक्ट करके। फिर मुझे ऐसे मिले कुछ कि जो चाहते थे नहीं सर हम आपके साथ जुट के काम कर रहे थे। तो आज महाराष्ट्र के हर सब्जेक्ट के लिए जो 11th 12th हो 10th हो, महाराष्ट्र के अलग अलग जिले से, अब वो सातारा हो, जलगांव हो, औरंगाबाद हो, मुंबई हो, यानी नियर बाय जितने भी जिले, हर जिले से टीचर मुझसे कनेक्टेड हैं। एंड सभी लोग हम मिल के कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को सारा सब्जेक्ट प्रोवाइड करें। इसके लिए हमने एक टीम बनाई है, पढ़ाई वाला टीम।
तो वो एक अलग चैनल है जहाँ पर हम सभी लोग मिलके हमारा कंटेंट जो है वहां पर प्रोवाइड करते हैं, और बच्चे को ओवरऑल कंटेंट साइंस हो, कॉमर्स हो, 10th हो, सब चीजें एक ही जगह मिल रही है। सर जब हम फ्री स्टडीज की बात करते हैं, आई अग्री आप बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, बहुत लोगों को फ्री एजुकेशन मिल रहा है, लेकिन सर आपके भी बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। Yes. जैसे कोई भी आज फ्री में पढ़ाने से पहले खुद के एक्सपेंसेस एंड ऑल भी देखेगा। नहीं, कैसे देखो, अभी हमने जब शुरू किया था यूट्यूब चैनल तो पढ़ाने के उद्देश्य से चालू किया था, एम Right. हमारा वही था। हमें ये पता नहीं था कि यूट्यूब से भी पैसे आते हैं। तो यहाँ पर यूट्यूब का रियलिटी एक और है कि यूट्यूब पर अगर आप बहुत अच्छा काम करते हैं तो आपके चैनल को यूट्यूब मोनेटाइज कर देता है। Correct. और उस एडवर्टाइज से जो है रेवेन्यू जनरेट होता है। शुरुआत में तो हमने 2-3 साल ऐसे सोचा भी नहीं था कि यहाँ से पैसे आएंगे, हम करते गए। लेकिन फिर जैसे हमें पता चला कि ये मोनेटाइजेशन से हमें पैसे भी धीरे धीरे आना चालू हो गए, तो हमें पता चला कि यार पैसे भी आ रहे हैं इससे, तो भले हम बच्चों से पैसा नहीं ले रहे हैं, बच्चों को तो फ्री कंटेंट मिल रहा है, तो यहाँ से भी पैसे आ रहे हैं, तो क्यों ना इन्हीं पैसों को यहाँ इन्वेस्ट किया जाए। तो मैं क्या करता हूँ कि जो भी पैसे आते हैं, तो मैंने यहाँ एक स्टूडियो सेटअप किया है मुंबई में ही, एंड इस स्टूडियो का काफी खर्च 2.5 लाख तक का जो डिजिटल बोर्ड लिया, पूरा सेटअप। यूट्यूब के जो एड्स के रिवेन्यू से हमारा ग्रोथ हो रहा है, हमारा एक्सपेंस निकल रहा है। तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि हमें कुछ नहीं मिलता, फ्री में पढ़ा रहे हैं, तो मतलब दोनों का विन विन बैलेंस है, विन विन है। बच्चों को भी सब फ्री में मिल रहा है और हमें भी यूट्यूब के जरिए जो है गूगल एड से पैसे आते हैं। सर आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा? फिलहाल तो मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ, मैथ्स ही फेवरेट है, लेकिन बच्चों के नीड के हिसाब से कुछ भी पढ़ा सकते। अभी आपको बता दूं, रिसेंटली भी 12वीं की इंग्लिश की एग्जाम्स थी, एंड बहुत से बच्चे चाहते थे कि हमने इंग्लिश नहीं पढ़ा है, इंटरनेशनल लेवल का इंग्लिश हो गया है, सिलेबस चेंज हो गया है, चैनल्स हैं, टीचर्स हैं बहुत सारे, लेकिन उनकी रीच स्टूडेंट तक नहीं है। तो बच्चे मुझसे डिमांड करते हैं। मैंने इंग्लिश के 2 लेक्चर लिए। इसमें आपको बता दूं, जो महाराष्ट्र में 14 लाख बच्चे 12वीं की एग्जाम इस साल दे रहे थे, 3 मार्च को 5 लाख बच्चे 14 लाख में से मेरे लेक्चर में आए थे इंग्लिश सीखने। एशिया में मेरी इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट पूरी वायरल है, मिलियंस में लोगों ने देखा पूरे एशिया में। तो मैं मैथ्स और इंग्लिश दोनों पहले पढ़ाता था, फिर मैंने अपने आप को मैथ्स तक लिमिट कर दिया, लेकिन जरूरत आने पर मैं कुछ भी पढ़ा सकता हूँ। सर जैसे अभी बोर्ड्स के एग्जाम शुरू भी हो गए, 12th के और 10th के अभी स्टार्ट हो जाएंगे थोड़े टाइम में, सो उनके लिए थोड़े बहुत क्वेश्चंस है। पूरा साल जैसे कोविड के उसमें ऑनलाइन स्टडीज हुआ, बहुत लोग ऑफलाइन से पहले यूज टू थे कि हम ऑफलाइन पढ़ते क्लासरूम में जाके, फिर अचानक कोविड आया, सबने ऑनलाइन सिस्टम अडॉप्ट किया, फिर वापस से ऑफलाइन ऑनलाइन ऑफलाइन ऑनलाइन हुआ बिकॉज थर्ड वेव सेकेंड वेव हुआ। अब लास्ट वो लोग बहुत लीनियंट हो गए थे कि चलो एग्जाम्स का ठिकाना नहीं है, थर्ड वेव आ रही है, फोर्थ वेव आ रही है, तो बहुत अंडर प्रिपेयर्ड थे बच्चे। तो अब तुरंत अचानक से उनका ऑफलाइन एग्जाम्स आ गई है, सो उनका जो माइंडसेट है उसके लिए आप क्या कहोगे? जो आपने सारी सिचुएशन बताई, उन सिचुएशन की वजह से बच्चों को लग रहा था एग्जाम कैंसिल हो जाएगी और उन्होंने इस चीज को हल्के में लिया था। लेकिन एग्जाम कैंसिल होना उनके फ्यूचर के लिए ही खतरा है, ये उनको अभी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उनकी काफी कम उम्र है। क्योंकि पिछले साल ये सीन हो चुका है, तो उन बच्चों को काफी फेस करना पड़ा था एग्जाम कैंसिल होने की वजह से। उनके रिजल्ट को लेके बहुत सारी गड़बड़ी हो गई थी, एडमिशन में बहुत सारा प्रॉब्लम हो गया, उनकी एग्जाम फरवरी मार्च में होने वाली कैंसिल हो गई, वो जून तक पढ़ते रह गए, उनका कोई ठिकाना ही नहीं था। तो ये चीजें जो है बच्चों को समझ में नहीं आ रही थी, उनकी एक्सपेक्टेशन ये सारी चीजें, और उन्हें लग रहा था एग्जाम कैंसिल हो जाएगी, लेकिन एग्जाम कैंसिल होने वाली नहीं थी। ये काफी दिनों से मैं बता रहा था कि एग्जाम नहीं कैंसिल होगी, आप पढ़ो। और जो भी सिचुएशन आई कि ऑनलाइन पढ़ना पड़ा, तो ऑनलाइन टीचर्स ने पढ़ाया, लेकिन टीचर्स के लिए भी सारी चीजें नहीं थी, जूम पर पढ़ाना, गूगल मीट पर पढ़ाना, तो वो अपना 100% ऑनलाइन मोड में नहीं दे पा रहे थे। कि जैसे एक ऑफलाइन क्लास में टीचर पढ़ाता है, बच्चों को 100% सेटिस्फाई करता है, सिखाता है, वो वहां पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो बच्चों ने मजबूरी में सारे लेक्चर भी अटेंड किए पूरे साल भर, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चे क्या हुआ था कि मोबाइल में ही ज्यादा टाइम बिताने की वजह से लेक्चर से फ्री होने के बाद फिर जो गेम्स वगैरह खेलना, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पे, तो वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो चुके थे। और फाइनली जब धीरे धीरे बातें आई कि नहीं एग्जाम्स होगी, तब वो थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब हो गए बहुत सारे बच्चे, कैसे होगा क्या होगा। गवर्नमेंट से उनको एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन गवर्नमेंट ने हाथ ऊपर कर दिए, जैसे एग्जाम होती थी वैसे दे देंगे। और एग्जाम हो रही है, तो इस दरमियान मैंने खुद ने कोशिश की कि बड़े लेवल पर एजुकेशन मिनिस्टर से मीटिंग करके कि हम क्या कर सकते हैं, लेकिन वो भी सफल नहीं रहा। फिर मैंने बच्चों को पढ़ाने में मदद की, उनको मोटिवेट किया कि आपको करना है, आप करिए, आप निकल जाओगे, आपके लिए बेनिफिट है इस करने में। तो काफी बच्चे डाइवर्ट हुए, लेकिन बहुत से बच्चों में भी अभी भी टेंशन है इस चीज को लेकर। तो उनको मैं ये बोलना चाहूंगा कि एग्जाम हो रही है, आप इसको फेस करो, भागो मत, एग्जाम फेस करो, और जो आपने साल भर में नहीं किया है
उससे अभी आखिरी मोमेंट में ना आप लोग प्रिपेयर करो, कोशिश करो, रिवाइज करो। सभी टीचर्स आपकी मदद कर रहे हैं ऑनलाइन, यूट्यूब पर भी बहुत सारे हैं, आपकी कोचिंग के टीचर होंगे, कॉलेज के होंगे, स्कूल के होंगे, उनकी मदद लो या खुद से आप रिवाइज करो। चीजें उतनी टफ नहीं जितनी आपको लग रहा है। आपकी लिखने की आदत चली गई है, आपने ऑफलाइन एग्जाम नहीं दिया है, इसलिए वो चीज आपसे आप डर रहे हैं। लेकिन एक बार आप एग्जाम फेस करोगे, जो बच्चे 4 मार्च को पहला इंग्लिश का पेपर देखे हैं 12वीं का, उनका थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया, उन्हें थोड़ा सा पता भी चला कि हाँ हम कर सकते हैं। तो 10वीं के जो बच्चे, उन्हें तो अभी 15-16 मार्च को पहला एग्जाम देना है। तो आप डरो मत, चीजों को फेस करो, अच्छा ही होगा। और आप सारा कंसेप्ट एक बार रिवाइज करने की कोशिश करो, जो बचे हुए टाइम है उसमें। सर जैसे अभी ऑनलाइन ऑफलाइन में बच्चे बहुत कंफ्यूज थे, आप फ्यूचर को कैसे देखते हो? ऑनलाइन स्टडीज पे डाइवर्ट होना चाहिए लोगों को या ऑफलाइन ही पूरा रहना चाहिए? नहीं, फिलहाल तो जैसे कि देखो, अभी कोविड के पहले टीचर्स और स्टूडेंट्स सब ऑफलाइन पढ़ते थे। कोविड आने के बाद भी टीचर्स ऑनलाइन नहीं होना चाहते थे, जूम पे पढ़ाना वगैरह, सब वेट कर रहे थे कि 2-3 महीने में कोविड निपट जाए तो फिर हम ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ाएं। लेकिन बाद में जब ये लंबा खींचने लगा तो सबको पता चला कि नहीं, इसके बिना नहीं रह सकता। तो ऑनलाइन पढ़ाई चालू हुई, लेकिन वो इतना इफेक्टिव नहीं हुआ जो ऑनलाइन मोड था, क्योंकि नया नया आया था, टीचर्स को भी सीखने में टाइम लगा, बच्चों को भी अडॉप्ट करने में टाइम लगा। तो यहाँ पे दोनों चीजें हैं, ऑनलाइन का बेनिफिट भी है और लॉस भी है। बेनिफिट ये है कि बच्चा घर बैठे सीख रहा है, उसे जाने की जरूरत ही नहीं है कहीं पर। लॉस ये है कि जो एक क्लासरूम में पीयर ग्रुप होता है, कोचिंग टीचिंग मिलती है, क्लासरूम में एक एनवायरनमेंट मिलता है, डिसिप्लिन होता है, वो नहीं है। बच्चा घर पे मोबाइल का वीडियो ऑफ करके, तो डिसएडवांटेज भी है, एडवांटेज भी है। लेकिन कहीं ना कहीं जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए बहुत फायदा हुआ है। जो चीजें लाखों में मिलती थी वो बहुत से पेड प्लेटफॉर्म है जो सस्ते में देने लगे या ऑनलाइन से फ्री में मिलने लगे। ये अभी धीरे धीरे ऑफलाइन से हाइब्रिड मोड आना चाहिए। नीडी स्टूडेंट है, कोई ऑनलाइन कर सकता है, उसे ऑनलाइन मोड दिया जाए। किसी को लगता है नहीं मैं ऑनलाइन के लिए कैपेबल नहीं हूँ, मुझे ऑफलाइन ही चाहिए, उसे ऑफलाइन, दोनों मोड अवेलेबल होना चाहिए। फिर धीरे धीरे जब स्टूडेंट्स को पता चले कि नहीं ऑनलाइन में सब कुछ हो सकता है, तो फिर ऑफलाइन का जो रास्ता धीरे धीरे बंद करके पूरी तरह से ऑनलाइन आगे 2-3 साल में करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये बहुत बेनिफिशियल होगा, इससे बच्चों के टाइम बचेंगे, बहुत सारी चीजें बचेंगी। सर जैसे आपने अभी टाइम बचने की बात की, एग्जाम टाइम पे या एग्जाम प्रिपरेशन के टाइम मैनेजमेंट बहुत ही बड़ा फैक्टर होता है स्टूडेंट्स के लिए। कितना इंपॉर्टेंट आप मानते हो टाइम मैनेजमेंट, और क्या टिप्स रहेंगे आपके? टाइम मैनेजमेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हर स्टूडेंट को सजेस्ट करूंगा कि एग्जाम में घड़ी लेके ही जाना, क्योंकि जहां आपका सेंटर लगता है वहां घड़ी होती नहीं, फिर आपको समझ में नहीं आता कितने घंटे हो गए। वार्निंग बेल बजने के बाद आप शॉक हो जाते हो, अरे 10 मिनट बचा है और मेरा तो अभी इतने 20 मार्क्स के क्वेश्चन बाकी है, ऐसे बाकी है, ये बाकी। तो अभी इंग्लिश के पेपर में वही हुआ जो 12वीं का अभी तक एक ही पेपर हुआ, अभी 10वीं का तो बाकी है कि गवर्नमेंट का 3 या महाराष्ट्र बोर्ड की बात करेंगे 3 घंटे का पेपर होता है, उन्होंने आधे घंटे ज्यादा दिए, फिर भी बच्चे नहीं लिख पाए। उसका रीजन ये था कि पिछले 2 साल से बच्चों की राइटिंग प्रैक्टिस नहीं है। स्कूल कॉलेजेस ने भी ऑनलाइन एग्जाम लिए गूगल फॉर्म ABCD पैटर्न में, तो लिखने की आदत नहीं है। और इतना घंटे 3-3.5 घंटे बैठ के लिखना, स्पीड भी चला गया, कंटेंट नॉलेज भी उतना नहीं है, बच्चे उतना पढ़े भी नहीं है, जिसकी वजह से ये होगा। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। जो अभी पहले पेपर का एक्सपीरियंस आया, 2 साल के बाद पहली बार एग्जाम हुई, तो जो बच्चे अभी बोर्ड एग्जाम देना चाहते हैं घड़ी लेके ही जाना है। अपने आप को टारगेट सेट करके जाना है कि ये क्वेश्चन इतने घंटे में होना चाहिए, इतने मिनट्स में होना चाहिए, और 3 घंटे में पेपर पूरी करने की कोशिश करनी चाहिए। जो 3 घंटे का पेपर है, आधा घंटा एक्स्ट्रा मिला है तो उसको, जैसे हम गाड़ी में पेट्रोल होता है ना, रिजर्व में पेट्रोल होता है, उस 30 मिनट को रिजर्व समझना चाहिए, इमरजेंसी पेट्रोल। ये ना कि उसको मेरे पास 3.5 घंटे सोच के, 3 घंटे सोच के चलो, 3 घंटे में पेपर नहीं हुआ तो लास्ट के 30 मिनट्स है आपके पास। राइट। ये सर सिंस आप एक फिटनेस चैनल पे हो, तो मेरा एक बहुत ही ऑब्वियस क्वेश्चन है आपसे, जब एग्जाम्स की बात आती है मेंटल और फिजिकल फिटनेस कितना इंपॉर्टेंट होता है सर? जरूर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जब एग्जाम्स का टाइम आता है, मैंने पाया है कि बच्चे जो है उनका जो डाइट है वो उनका चेंज हो जाता है, नींद कम हो जाती है, जिसकी वजह से उनका डेली रूटीन चेंज होता है, क्योंकि ज्यादा पढ़ाई करना है, जितना उन्होंने साल भर में नहीं किया एग्जाम में 2 दिन पहले करते। तो ये रूटीन होने की वजह से ना बच्चों में ना मतलब बॉडी में हेल्थ इश्यूज होते हैं, कभी कभी मतलब उनको बीमार भी पड़ जाते हैं, बॉडी पेन करना, क्योंकि काफी सारे लोग 4 घंटे बैठ रहे हैं। यस, तो ये सब चीज की वजह से उनका जो हेल्थ पे असर पड़ता है। तो मैं बच्चों को हमेशा बोलता हूँ कि आप कम से कम 5 से 6 घंटा नींद एग्जाम टाइम में भी लो, ठीक है। और फिटनेस का भी ध्यान रखना, हेल्थ, क्योंकि पानी पीते रहना है, बहुत हैवी मत खाओ, लाइटली खाते रहो, भूखा भी नहीं रहना है, नींद भी पूरी करनी है, एग्जाम भी देना है। एग्जाम से आने के बाद 2 घंटे सो भी जाओ, भले एक दिन का ही गैप हो एग्जाम में,
तो ऐसा नहीं कि आगे, क्योंकि हमारा जो माइंड है उसे रिलैक्स करना भी है, सोना बहुत जरूरी है, लाइक माइंड को रिलैक्स करना बहुत जरूरी है। एक मतलब बोलते हैं ना कि अभी कभी हमें रेस जीतनी होती है तो हम कभी कभी 2 कदम पीछे जाते हैं, फिर हम रेस लेते। सिर्फ भागते रहेंगे तो हम कभी मतलब ऐसे हार थक थकना ही जाते है। हैं। तो थकान को भगाना है, तो डाइट और जो फिटनेस है पैटर्न, हाँ, वो बहुत जरूरी है। आगे आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करने के लिए फिटनेस बहुत जरूरी है। मैंने पाया है कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई कर लेते हैं, अच्छी डिग्री होती है, नॉलेज होता है, मार्क्स अच्छे होते हैं, लेकिन जब वो कहीं पे इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो उसकी पर्सनैलिटी देख के उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी पोजीशंस होते हैं जहां पर पर्सनैलिटी भी मायने रखती है। तो पर्सनैलिटी के लिए फिटनेस बहुत जरूरी है। इसलिए सारे स्टूडेंट्स, आप भले अभी एग्जाम टाइम में एजुकेशन को ज्यादा महत्व दे रहे, रिवीजन, ये एग्जाम, लेकिन एग्जाम होने के बाद फिटनेस पे जरूर ध्यान देना, और आप फिट रहना बहुत जरूरी है। एंड उसके बाद आपकी पर्सनैलिटी, आपकी हाइट हो गई, बॉडी लैंग्वेज हो गए, बहुत जरूरी है। मैं भी सर कब लेक्चर्स लेता हूँ थोड़े मैथ्स और फिजिक्स के, मैं भी बहुत बच्चों को बोलता हूँ कि ओवरऑल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पढ़ाई करो लेकिन उसके साथ साथ आपका जो ओवरऑल, जैसे आपका स्पीकिंग स्किल्स हो गया, आपका कम्युनिकेशन हो गया, या आपका राइटिंग स्किल्स हो गया, ये सब भी बहुत मैटर करता है आगे के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और आप राज जी जो हैं इनके वीआर फिटनेस चैनल से जुड़ के रहिए, बहुत सारे अच्छे अच्छे टिप देते हैं। मैं भी देखता हूँ इनके कई व्लॉग्स मैंने देखे हैं, ये घूमने वगैरह भी जाते हैं। हाँ, लाइक मेरे चैनल पे हम 3 चीजें करते हैं सर, जैसे एक फिटनेस से रिलेटेड वीडियो, और उसके साथ साथ मैं मेरी पर्सनल व्लॉगिंग करता हूँ जहाँ पे हम कभी घूमने जाते हैं, और तीसरा यही है जो हम सेशंस लेते हैं, जैसे मैं सेशन ले रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है, आप करते रहिए। आपके चैनल के लिए मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। एंड सभी को, अगर ऑडियंस को आपका कंटेंट अच्छा लगेगा तो वो जरूर जुड़ेंगे। और मुझे अगर कोई देख रहा है मेरी वजह से इस वीडियो पे आया है, तो राज वालिया जी जो है इनके वीआर फिटनेस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ओके, एंड अभी फिलहाल एग्जाम्स हो जाने, तो बाद में इतने अच्छे अच्छे फिटनेस टिप्स ये देते हैं कि आपको बहुत जरूरी है आपके लिए। 2-3 चीजें ऐसी जाननी है जो कंफर्म बच्चों को एग्जाम के पहले करनी ही चाहिए, और 2-3 चीज ऐसी जो कंपलसरी नहीं ही करनी चाहिए। देखिए क्या होता है कि 2 टाइप के बच्चे होते हैं। एक तो वो जो साल भर मेहनत करते हैं, दूसरे वो साल भर नहीं मेहनत करते, जो गेमिंग और सोशल मीडिया पे ही टाइम पास किए। अब होता क्या है कि जो लास्ट मोमेंट है ना, यहाँ पर आप वो मायने नहीं रखता कि आपने साल भर मेहनत की या नहीं की है, दोनों बच्चों के लिए। ये मायने रखता है कि लास्ट मोमेंट में आप कितना रिवीजन कर रहे हैं। अगर साल भर जिस बच्चे ने मेहनत किया उसने लास्ट में आके रिवीजन अच्छे से नहीं किया तो वो सारी चीजें भूल जाएगा, एग्जाम में उस तरीके से लिख नहीं पाएगा, मार्क्स। जिसने साल भर पढ़ाई की है उससे फाइनली रिवीजन करना बहुत जरूरी है। दूसरा, जिसने साल भर नहीं पढ़ा है, तो हमने ऐसे भी केसेस देखे, उसने आखिरी दिनों में उस सब्जेक्ट को पढ़ के भी मतलब एक ऑन एवरेज मार्क्स ला दिए हैं। तो ये जो आखिरी दिन होते हैं इसको हल्के में नहीं लेना है। आप कोई भी कैटेगरी के स्टूडेंट हो, आपने साल भर पढ़ा है नहीं पढ़ा है, तो आप इन्हीं दिनों में रिवीजन करके या पढ़ के टॉप भी कर सकते हो, एवरेज भी ला सकते हो। आपने साल भर पढ़ा होगा और अभी नहीं करोगे तो कम मार्क्स भी आ सकते हैं। तो ये जो आने वाले एग्जाम्स की ड्यूरेशन, ये 15-20 दिन है, इसको बहुत ही महत्व देना, इंपॉर्टेंस देना और अच्छे से करना। और सर ऐसी कोई चीज जो नहीं करनी चाहिए बच्चों हाँ, क्या होता है कि जो बच्चे हैं उनको ऑनलाइन मोड की वजह से सोशल मीडिया की लत लग चुकी है। बिना मोबाइल के रह नहीं सकते, बार बार इंस्टाग्राम खुल के देखना, या कोई लड़के लोग हैं तो वो फ्री फायर या पबजी जैसे गेम्स खेलते रहते हैं, उसके बिना रह नहीं पाते। या कोई दोस्त ने इनवाइट किया तो वो चले जाते हैं। तो ये चीजें अवॉइड करनी, डिस्ट्रैक्शन से इसको अवॉइड करना, और अपने आप से कमिटमेंट करना है कि सच में मैं जो 10-15 दिन है मेरे एग्जाम्स के, मैं डेडिकेटेड रहूंगा, पढ़ाई करना है मैं वो अच्छे से करूंगा, उसी पे फोकस करूंगा, और उतने दिनों के लिए मैं मोबाइल को हाथ नहीं लगाऊंगा। आज के टाइम पर सबसे बड़ा बच्चों का दुश्मन वही है, मोबाइल। उसकी वजह से ही बच्चे डिस्ट्रैक्ट होते हैं। तो ये चीज करना बहुत जरूरी है। दूसरा, खाते पीते रहना है, नींद अच्छे से लेना है। ओके, बहुत ही ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है। ओके, जो होगा अच्छा होता है। और सबसे बड़ी बात होती है कि एग्जाम में कोई क्वेश्चन छोड़ने का नहीं। जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको भी रिलेटेड लिखो, मार्क्स मिलते हैं रिलेटेड लिखने के। कभी कभी अभी इंग्लिश के पेपर में काफी 9 मार्क के क्वेश्चंस गलत आए थे, तो अभी वहां से उनका मीटिंग भी है, अभी 1 मार्क का उन्होंने कंफर्म किया है। तो जिसने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है तो उसके लिए स्कोर मिलेगा, भले आपने सही लिखा गलत लिखा, आपको स्कोर मिलेगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं होता है। अगर आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, भले वो गलत है सही है, क्वेश्चन कभी कभी गलत हो गया तो उसके मार्क्स फुल मिल जाते हैं। सर वन फाइनल टिप, एक जनरल टिप सभी के लिए, जो भी बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, जो भी टेंशन में, या जो भी अब एग्जाम अपियर करने वाले, 12th हो 10th हो, तो क्या फाइनल टिप होगा आपका? देखो बच्चों, ये जो एग्जाम है आप इसको इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हो, 10वीं 12वीं के बोर्ड एग्जाम,
तो आगे चल के आपको लाइफ में पता चलेगा ये कुछ नहीं था, क्योंकि आज आप इम्तिहान दे रहे हो, आगे चल के जिंदगी आपकी इम्तिहान लेगी, पल पल इम्तिहान देना पड़ेगा। आज आप एकदम फ्री फंड हो, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ पढ़ना है, एग्जाम देना है, पैसे कमाने की कोई चिंता नहीं। जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ेगी, आपका परिवार बढ़ेगा, आपकी फैमिली होगी, तो आपके ऊपर जिम्मेदारी आएगी कि आपको पैसे कमाने हैं, अपना घर चलाना है, माँ बाप की सेवा करनी है, बीवी बच्चे हैं। उस टाइम आपने जितनी मेहनत आज नहीं की है ना स्टूडेंट लाइफ में, उससे कहीं ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो आपको ये जो एग्जाम है इसको अच्छे से देके निकल जाना है। साथ में ही सिर्फ पढ़ाई करने से काम नहीं बनेगा, आपको डिग्री लेने के साथ साथ अपने अंदर जो आपका कोई हुनर है उसको पहचानो, आपके स्किल्स को पहचानो, टैलेंट को पहचानो, और पैरेलल में पैसा कैसे कमा सकते हैं अपने अंदर के टैलेंट की वजह से। उस चीज से पढ़ाई के साथ डिग्री करते रहो पढ़ाई, और पैरेलल में पैसा कमाने के तरीके सीखो। आज आपके लिए इतने सारे रास्ते हैं, हम लोगों के लिए नहीं थे, डिजिटल मोड ही नहीं था। आज डिजिटली इतना ज्यादा रास्ता अवेलेबल है। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे जो है 12वीं में रहते हैं, लाख लाख रुपए कमा रहे हैं। कुछ बच्चे डिग्री कर रहे हैं, अभी डिग्री में 3-4 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं घर बैठे। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं, सबने अलग अलग रास्ते चुने। तो आप भी ऐसा अभी से प्लान करके रखो। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, मेरे पास आते हैं कि सर मैंने अभी 12वीं कर ली, क्या करूं? चलो मैं बैफ कर रहा हूँ, बीकॉम कर रहा हूँ। बीकॉम होने के बाद आते हैं, सर मैं अब क्या करूं? तो एमकॉम कर रहा हूँ सर, मैं एमकॉम। तो वो पढ़ते चले जा रहे डिग्री, पैरेलल में कुछ नहीं करे, फिर एमकॉम के बाद भी फिर सर जॉब ही नहीं मिल रही, मैं क्या करूं? तो भाई मेरे, अभी जो ह्यूमन बींग्स का लाइफ स्पैन कम हो गया है। पहले 100-100 साल लोग जीते थे, अब 60-70 पहुंचते पहुंचते लाइफ खत्म हो जा रही है। तो आपके पास उतना टाइम नहीं है कि 100 साल जीने वाले हैं, 30 साल 40 साल पढ़ाई कर रहे हैं। राइट। आपको कितने कम टाइम में, मतलब लाइफ बहुत फास्ट हो गई है टिकटॉक और रील्स की तरह, कि लोगों को ज्यादा टाइम नहीं चाहिए, 15-20 सेकंड 30 सेकंड में एंटरटेनमेंट होना है। वैसे ही आजकल आपको भी 15-20 साल के बाद कमाना चालू करना है। ओके, तो जैसे कि एग्जांपल देना चाहूंगा, राजस्थान और गुजरात के जो भी पीपल्स होते हैं वो अपने आने वाली जनरेशन या बच्चों को यही देते हैं कि भाई हमें बिजनेस करना है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। राइट। वो अपना पूरा माइंड। अब महाराष्ट्र में क्या होता है कि सबके माइंड में क्या होता है, जॉब, और जॉब सही नहीं, गवर्नमेंट जॉब्स खत्म कर दिए गए, करप्शन इतना है। फिर वो बच्चे निराश होते हैं, जॉब नहीं मिलने की वजह से बहुत गलत कदम उठाते हैं, फिर गरीबी में जीते हैं। तो आप क्यों किसी के भरोसे जी रहे हो, जॉब के लिए इतना ही कर रहे हो? आप अपने अंदर के टैलेंट को पहचानो और अपनी दुनिया खुद बनाओ, और अपने बल पर पैसा कमाओ, किसी पे निर्भर मत रहो। ओके, मैं ये नहीं कहता कि पढ़ाई मत करो, पढ़ाई करना है, डिग्री भी बहुत जरूरी है। डिग्री लेते लेते पैसे कैसे कमाना ये सीखो, और ये आज पॉसिबल है। पहले ये काफी कम पॉसिबल था, बट आज पॉसिबल है आप लोग के लिए। सो कहते हैं ना, लर्न एंड अर्न। यस, साथ में पढ़ते भी जाओ, कमाते भी जाओ। सर आपके बहुत सारे टिप्स बच्चों के लिए नहीं, मैं खुद भी लेने वाला हूँ। बहुत ही एनकरेजिंग और मोटिवेशनल सेशन था। पहली बार आप मेरे चैनल पे आए, मैं चाहूंगा आप भी एक बार बोल दो। ये मैंने बोला है, फिर से बोल रहा हूँ कि यार राज वालिया मेरे फ्रेंड है, एंड इनका जो VR फिट चैनल है आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। सारे स्टूडेंट्स हैं, जो भी स्टूडेंट नहीं भी है, आप लोगों के लिए फिटनेस बहुत जरूरी है। मैंने लाइफ में पाया कि फिटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और क्या होता है कि हम लोग अपनी भाग दौड़ की जिंदगी में फिटनेस पे ध्यान नहीं देते, हेल्थ पे ध्यान नहीं देते, और कहीं ना कहीं उसका जो बोलता है ना कि हम लोग इम्पैक्ट होता है बाद में, आगे के फ्यूचर में हमारे बॉडी पर होता है। तो जो भी है, और दूसरा मैंने बताया कि पर्सनालिटी, जो स्टूडेंट्स वगैरह उनको आगे चल के पर्सनालिटी चाहिए, पर्सनालिटी की वजह से भी हमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। तो वो आप पैरेलल में करते रहो, जो मैंने बताया लर्न एंड अर्न, उसके साथ जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उसके लिए आप फिटनेस वो करते रहो, और VR फिट जो चैनल है इससे जुड़े रहो और सभी लोगों तक पहुंचाओ। क्योंकि चैनल बहुत सारे होते हैं, लेकिन कुछ चैनल जो है उतने अपडेट नहीं होते, अप टू डेट, या उतने जेन्युइन या कंसिस्टेंट नहीं होते। और यहाँ पर जो राज है बड़े दिल से कंटेंट बनाते हैं, आप लोग को देते हैं। तो ये मैं गारंटी लेता हूँ कि यहाँ जुड़ने के बाद आपका फायदा ही होगा। तो राज जी का जो चैनल है उसे जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर लें, ओके, और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। मैं सबको बोलूंगा प्लीज, अगर आप देख रहे हो चैनल को, डू सब्सक्राइब, हिट द लाइक बटन, और जितना ये वीडियो शेयर कर सकते हो। अगर आपके लिए नहीं है तो ऐसे लोगों के साथ शेयर करो जिन्हें ये वीडियो की जरूरत है। टिल देन I would say keep watching and keep saying We are fit. We are fit.